बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो 1 मिलियन का टारगेट है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से इसे हम ज़रूर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अचीव करेंगे। और इरफान हाशमी टॉक्स हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म अब मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुका है। पहली वीडियो IMF एक्सपोज के टाइटल से वहाँ पर मौजूद है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इट्स अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान को किस हुकूमत ने कितना लूटा, पाकिस्तान की अवाम के नाम पर जो ये लोग कर्जा हासिल करते हैं, ये पाकिस्तान की अवाम पर खर्च नहीं होता, ये कहाँ जाता है, इसका एक मुकम्मल जायज़ा लिया गया। जाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला टारगेट है जी 1000 सब्सक्राइबर्स का, इसे आपने अचीव करवाना है इसी वीडियो में। और फिर जो 4000 वॉच आवर्स हैं वो भी आप पूरे करवाएं और इंशाल्लाह ये एक रेवेन्यू जो स्ट्रीम है वो ओपन हो जाएगी और इस पैसे को आप तमाम दोस्तों के ताउन से और आपकी बतौर अमानत हम पाकिस्तान में स्किल सेट पर खर्च करेंगे और इंशाल्लाह इसमें भी हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। फिर 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और दूसरी तरफ आपको सीनियर क़यादत अब आमने सामने नज़र आ रही है। और आज हमने निश्तर हॉल में क्या मनाजिर देखे और वहाँ पर जो नौजवान था वो पैराशूटर किसे कह रहा था ये भी आपको बताएंगे। 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में जो तब्दीली आई उसकी सोच में, इसका भी अहाता करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, आज़म सवाती साहब ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर कुछ इंकशाफात किए और इतने अरसे के बाद यानी महीने गुजर गए, आज उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करना क्यों याद आ गया और इनके हवाले से नजम सेठी साहब ने क्या इंकशाफ किया ये भी आपको बताएंगे। और व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर जहां अलीमा खान धरने की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर धरने को लेकर पॉलिटिकल कोर कमेटी और बाकी कमेटीज़ के अंदर किस किस्म की बात की जा रही है, इसका भी एक मुकम्मल जायज़ा रखेंगे आपके सामने आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बाऊ जी बरतानिया आ रहे हैं और बरतानिया आने का उनका असल मकसद क्या है और सोहेल वड़ाइच साहब ने उनके हवाले से क्या लिखा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ खुशखबरियों की बात की और वो इमरान खान की सियासत पर तनकीद करें, इनको भी हम जवाब देंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर PTI के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा है इस हवाले से भी एक इनसाइड स्टोरी मेरे पास है, इसे भी हम शेयर करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, निश्तर हॉल पेशावर का, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिपाही और इमरान खान का सच्चा साथी आपको आज नज़र आएगा। और जो वीडियोस वहाँ से आ रही हैं ऑब्वियसली उसमें एक ही पैगाम है कि जिन लोगों ने इमरान खान को धोखा दिया, जो लोग इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करते हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान उन्हें ज़रूर इसका जवाब देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान जितनी भी वीडियोज़ थी, एक ही सवाल उसके अंदर हुआ कि ये सीनियर्स बाहर क्यों नहीं निकलते, हमारी जितनी भी लीडरशिप है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, इन लोगों के पास ना कोई विजन है, ना कोई हिकमत अमली है और ना ही कोई लायामल है। इनको मालूम था कि ईद के बाद इन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग इकट्ठे हो सकते हैं उन्हें आइंदा का लायामल दिया जाएगा, चाहे वो जुनैद अकबर हों, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों या पार्टी के दीगर कायदीन। इस लायामल को ख़त्मी शक्ल देने में ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। हमने ईद से पहले क्या सुना था, यही कहा गया कि ईद के बाद एक ग्रैंड अलायंस होगा और सड़क को हम गर्म कर देंगे। सर, सड़क तो गर्म नहीं हुई, लेकिन लोगों के दिमाग अब गर्म हो रहे हैं और नौजवान आपसे अब ये जरूर सवाल कर रहा है, बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल ताकत क्या है, नौजवान, इसकी असल बुनियाद क्या है, शऊर। और अब इसी बुनियाद पर यह नौजवान फैसला कर रहा है, अपने सीनियर लोगों से ये पूछता है कि तुमने ईद के बाद लायामल देना था, ना वो लायामल है, ना वो हिकमत अमली है और सिर्फ लोग कॉम्प्रोमाइज आपको नजर आएंगे। आज निश्तर हॉल में लोगों ने पैराशूटर्स कहा है अपनी सीनियर क़यादत को कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम से रिलेट नहीं करते बल्कि कुछ लोगों के कहने पर उन्हें पार्टी में शामिल किया गया, साजिशी अनासिर तहरीक इंसाफ को आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये शऊर, चूंकि बुनियाद ठीक थी ना, लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ थी, कौन लीडर है और कौन भगोड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान और वर्कर ये जानता है। इसीलिए तहरीक इंसाफ को चाहते हुए भी लोग नुकसान नहीं पहुंचा सके। लोगों ने इमरान खान के बयानी को कंट्रोल करने की कोशिश की और जो तहरीक है इसे स्लो करने के लिए वो अपने हरबे इस्तेमाल करें, लेकिन इसके बावजूद चूंकि शऊर की बुनियाद आपको नजर आती है इसलिए, और आप जितनी मर्जी साजिशें कर लें ये तहरीक कभी भी दम नहीं तोड़ेगी।
बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इनर सर्कल है, कोर कमेटी या बाकी कमेटीज के अंदर भी ये बात हो रही है कि नौजवान और वर्कर इस वक्त शदीद दबाव है उनका और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई लायमल देना पड़ेगा। अब लायमल इन्होंने क्या देना था, बैरिस्टर गौहर साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई और वो क्या कहते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी तहरीक चलाएंगे जिससे खान साहब की रिहाई भी मुमकिन हो जाएगी और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो भी मजीद मजबूत हो गया। पता नहीं ये कब तहरीक चलेगी, किस चीज़ का इंतज़ार है, आपके अंदर जज्बों की कमी है, आपको आवाम की ज़रूरत है, आप किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये सवाल बैरिस्टर गौहर से ज़रूर करना चाहिए क्योंकि कौम इंतज़ार कर रही थी लायमल का, कौम इंतज़ार कर रही थी ग्रैंड अलायंस का, लेकिन कुछ नहीं बन सका। मेरी तहरीक इंसाफ में कोर कमेटी में कुछ लोगों से बात हुई और वो ये बताते हैं कि जब भी तहरीक चलाने की बात की जाती है तो वो लोग जो तहरीक के अंदर रॉन्ग नंबर्स हैं वो बाकायदा तौर पर आपको ऐसे इश्यूज के ऊपर उलझाते हैं जिसका इमरान खान की रिहाई और पार्टी को मजबूत करने के हवाले से कोई काम नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जो 2 रोज़ पहले एक कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें बार बार अली मीन गंडापुर के इल्ज़ामात के हवाले से बात की गई और कहा गया कि इसके ऊपर इंक्वायरी करवाई जाए। धड़े बंदी इस हद तक आपको तहरीक इंसाफ में नजर आएगी कि जो असल कॉज था इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमहूरियत का, अब हमें कोर कमेटी जैसे एक जो आला प्लेटफॉर्म है इनका तहरीक इंसाफ का, वहाँ पर भी ये इशू इसके ऊपर बात होती हुई नज़र नहीं आ रही है। व्यूअर्स, इंतहाई अफसोस का अब ये मकाम है तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के लिए कि नौजवान जहाँ पर आपको जगा रहा है वहीं पर इन लोगों से बेहतर वो लोग जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है वो आपसे अच्छी बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आपके लीडर के लिए बात की, इमरान खान जो पाकिस्तान का लीडर है उसके लिए बात की, दीगर वो लोग जिनका आपकी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है वो आपसे बेहतर और अच्छी बात इमरान खान और आपके कॉज के हवाले से कर रहे हैं। इसी पूरे सिलसिले में अगर आप इर्तिज़ाज़ अहसन साहब को उठाकर देखें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका हमेशा से ताल्लुक रहा, लेकिन वो हमेशा इमरान खान की बात करते हैं। उन्होंने बैरिस्टर गौहर से या बाकी कायदीन से बेहतर क्या बात की, वो ये कहते हैं कि इमरान खान पर क्या क्या केस नहीं बनाए गए और ये केस किन्होंने बनाए। ये सोच रहे थे कि इमरान खान रो पड़ेगा और बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा, मगर मुझे पता है कि वो इनकी इस मार में बिल्कुल नहीं आता। कोशिशें हुई इमरान खान को माइनस कर दें, इमरान खान के लोगों को तोड़ा जाए। अच्छा, ये भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है, चाहे वो अमेरिका चैप्टर हो, चाहे वो बरतानिया का चैप्टर हो, यहाँ पर भी आपको इतने धड़े नजर आएंगे जितने पाकिस्तान में नहीं है। यानी आपको मैनचेस्टर चैप्टर भी नजर आएगा, आपको लंदन के अंदर भी टीमें बहुत सारी काम करती हुई नजर आएंगी। एक पाकिस्तान की टीम है, एक सोशल मीडिया टीम है, एक लंदन चैप्टर है। तो पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की वजह से तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर तो इकट्ठी है, लेकिन विद इन द पार्टी आपको ये लोग इकट्ठे होते हुए नजर नहीं आते और बहुत सारे धड़े हैं। व्यूअर्स, इसमें एक और चीज भी जो इर्तिज़ाज़ अहसन साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इमरान खान से खौफजदा है, उनके चेहरों पर इमरान खान का खौफ अयां है, उनके जहनों में फॉर्म 45 की लाश दफन है। जिस दिन ये लाश बाहर निकली उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने फ़ौज के पीछे पनाह ली हुई है। अब ये लाश जब दफना दी जाती है ना, तो उसको जब तक आप छुपा कर रखते हैं और उसकी वेयर अबाउट्स का नहीं पता होता और जब तक वो मंजर आम पर नहीं आती, तो यकीनन जो जुर्म हुआ है उसके ऊपर आप किसी को चार्ज नहीं कर सकते। अब इर्तिज़ाज़ अहसन साहब चूंकि वकील हैं तो उसी तराजु में उन्होंने बात की कि फॉर्म 45 की आपने एक लाश, पाकिस्तान की आवाम का जो वोट था वो आपने छुपा दिया, लोगों को गुमराह किया, फॉर्म 47 के जरिए लोगों को वो हक दिया जो उनका नहीं था, इमारत में खयानत की। जिस दिन ये फॉर्म 45 वाला केस अदालतों में खुल गया तो क्या होगा कि पाकिस्तान की आवाम इस फैसले को उठाएगी और फिर आपका गिरेबान पकड़ेगी। मगर आपको ये भी खबर दें कि आज़म सवादी साहब ने कुरान पर हाथ रखकर कुछ इंकिशाफात किए। अब आज़म सवादी साहब को कई महीने गुजर जाने के बाद ये इंकिशाफात क्यों याद आए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ में किस हद तक तकसीम कर दी, और आज़म सवादी साहब को हम ये याद करवाएंगे कि ये तकसीम असल में है क्या और वो क्यों अब इतने महीने गुजर जाने के बाद बोल रहे हैं। आज़म सवादी साहब ये कहते हैं कि 22 अगस्त का जलसा अली मीन गंडापुर, शिबली फराज और उमर अयूब के कहने पर इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद मुलतवी किया। आज़म सवादी से ISI के किसी बंदे ने मुलाकात नहीं की थी। क़यादत अब तक झूठ बोल रही है। मुझे अडयाला जेल अली मीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज ने भेजा। मुझे कहा गया कि खून खराबे का खदशा है, आपने बैरिस्टर गौहर के साथ अडयाला जेल जाना है। मैं पार्टी क़यादत के कहने पर 22 अगस्त को बानी चेयरमैन से मिला और जलसा मुलतवी करने का कहा। मैंने आर्मी चीफ के उस्ताद और करीबी साथी से मावनत की कोशिश की।
میں نے ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے بات چیت کرانے کی کوشش کی، میں نے ایک اینکر کے ذریعے بات چیت کروانے کی کوشش کی، تمام کوششوں کے باوجود بات چیت کے دروازے نہیں کھولے گئے۔ اب دیکھیں، یہ اعظم سواتی صاحب 22 اگست پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں، اور اتنے مہینے گزر جانے کے بعد، آلموسٹ ایک ایئر ہی ہو گیا جی، ایک سال گزر چکا ہے آلموسٹ، آپ کو یہ کیوں یاد آیا؟ ریسنٹلی جو اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد پارٹی اور پارٹی سے باہر پاکستان کی عوام نے ان کے اوپر کھل کر تنقید کی۔ اعظم سواتی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا مہرا کہا گیا۔ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے علیمہ خان کی ریزرویشنز بھی ہیں کہ ان کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ اب دیکھیں، آپ اتنے مہینے کے بعد قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہیں گے تو لوگ آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھا، لیکن سوال آپ سے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اتنا عرصہ آپ خاموش کیوں رہے؟ آپ کا نام ہر ٹیلی ویژن ٹاک شو میں لیا جاتا رہا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپ کے حوالے سے بات کرتے رہے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو یہ خاموشی کیوں تھی؟ کون سا ایسا کاز تھا جس کو آپ مکمل کرنا چاہتے تھے اور آپ نے خاموش رہنا ہی پسند کیا؟ اور آپ کی اس خاموشی نے آپ کے اوپر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ اگر آپ اس وقت اس کا جواب دیتے کہ کس کے کہنے پر آپ گئے اور آپ انکار کر دیتے تو یقیناً آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ کئی مہینے گزر جانے کے بعد آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ ریسنٹلی علیمہ خان نے بھی آپ کے حوالے سے کہا کہ اعظم سواتی کون ہے، کس کے لیے دروازے کھولے گئے؟ صبح یہ جیل جاتا ہے تو کس کی اجازت سے گیا؟ انہی کی اجازت سے جن کا اڈیالہ جیل کے اوپر قبضہ ہے۔ اس وقت آپ نہیں بولے، لیکن آج آپ کو بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے اور لوگوں نے آپ کو مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کی اس پوری قیادت سے، اور جو قیادت ناکام رہی ہے لائے عمل دینے کے حوالے سے، اب آپ کو ایک طرح سے مائنس کر دیا ہے، اور ان لوگوں کو اپنی سیاسی ساخت بچانے کے لیے سب کچھ ویورس کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو خبریں آ رہی ہیں، یہ بہت ہی تکلیف کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو عمران خان کی رہائی کے لیے جنہیں کام کرنا چاہیے، لائے عمل دینا چاہیے، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے۔ اب آپ یہ جو عاطف خان صاحب اور پھر دوسری طرف جو علی بن گنڈا پور کی لڑائی ہے، اس کا بھی حال دیکھ لیں۔ ایک ان کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس واٹس ایپ گروپ میں ایک دوسرے کے اوپر طنز کیے گئے۔ کیسے؟ علی بن گنڈا پور نے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کے واٹس ایپ گروپ میں علی بن گنڈا پور اور عاطف خان کے درمیان طنزیہ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ علی بن گنڈا پور نے عاطف خان کو خراب کارکردگی کی بنیاد پر عمران خان کے کہنے پر عہدے سے ہٹانے کا ذکر کیا اور عہدہ واپس ملنے پر طنز بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے واٹس ایپ گروپ میں عاطف خان کے صدر پشاور ریجن بننے پر تنقید کی، جبکہ گروپ میں موجود دیگر ارکان نے عاطف خان کو مبارکباد دی۔ عاطف خان نے وزیر اعلیٰ کی طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دیا، اور وزیر اعلیٰ نے جو کہا اس پر تبصرہ نہیں کرتا، میں نے کسی کو کوئی رد عمل نہیں دیا۔ یہ اختلافات آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے ان واٹس ایپ گروپس کے اندر ہو رہے ہیں۔ صرف یہ اس گروپ کی بات نہیں ہے، امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے جی۔ وہاں پر صحافی ایک دھڑے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرا دھڑا جو ہے وہ آپ کو تنہا لڑتا ہوا نظر آئے گا۔ وہاں بھی لوگوں کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امریکہ میں شاید کسی قانونی کارروائی کا بھی ایک دوسرے کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو یہ صرف پاکستان کی صورتحال نہیں، پشاور کے پی کی صورتحال نہیں، بلکہ آپ کو پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف متحد نظر نہیں آتی۔ عوام متحد ہے عمران خان کے نظریے کے ساتھ، نوجوان متحد ہے، لیکن تحریک انصاف کے اندر جتنے دھڑے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں۔ اب اس خبر کے مطابق عاطف خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ اسد قیصر اور باقی لوگوں پر جو الزامات لگائے گئے اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی جائے۔ تو تحریک انصاف میں آپ کو بہت سارے دھڑے نظر آئیں گے جو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ویورز، لندن سے خبر یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے لندن آ رہے ہیں اور ان کی یہاں پر اہم ملاقاتیں شیڈول کی گئی ہیں۔ خبر آپ پہلے سن لیں اور پھر اس کے اوپر ایک تجزیہ بھی پیش کریں گے۔ اور پچھلے 5 برسوں میں ہم نے نواز شریف صاحب کو برطانیہ میں کیا کچھ کرتے ہوئے دیکھا۔ خاندانی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا معمول کا طبی معائنہ ہوگا، جبکہ نواز شریف لندن میں پارٹی ورکرز کے اوورسیز کنونشن سے بھی خطاب کریں گے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم کا بھی نواز شریف کے ہمراہ لندن جانے کا قوی امکان ہے۔ میاں نواز شریف 2 ہفتے تک لندن میں قیام کریں گے، اور پھر بیلاروس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بیلاروس سے شہباز شریف بھی بیلاروس سے لندن پہنچیں گے، اور لندن قیام کے دوران نواز شریف کی اہم ملاقاتیں میں شیڈول ہے۔ اب ہم نے پچھلے 5-6 برسوں میں جب بھی نواز شریف صاحب پاکستان سے یہاں پر آئے تو ہم نے ان کی ملاقاتیں کن لوگوں سے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں؟ آپ کو حامد کارزائی اینڈ کمپنی اینڈ 2-3 اور لوگ تھے جن کی ملاقاتیں نواز شریف سے ضرور ہوئی، کابینہ کے لوگ آ کر ملتے رہے، لیکن ہم نے نواز شریف کی اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل سرگرمیاں نہیں دیکھی۔
नवाज शरीफ साहब ऐसा लगता ये है कि एक इलाकाई पार्टी, उसके ताहयात सदर, और इससे ज़्यादा उनका इंटरनेशनल करिश्मा नहीं है। आलमी सतह पर नवाज शरीफ साहब की एक्सेप्टेंस मेरा ख्याल है कि लोग अब इन्हें भूल गए होंगे, और सिर्फ जो उनके दौर के जो सरबराहान मुमलिकत हैं उन्हें इनका नाम याद होगा। दुनिया में नवाज शरीफ साहब का नाम किसी को याद भी नहीं होगा कि पाकिस्तान का 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म कौन था और इसकी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या रेलेवेंस है। हमने 5 वर्षों में नवाज शरीफ साहब के जो एवन फील्ड या फिर इनके जो हसन नवाज के दफ्तर में गुफ्तगू होती रही और जिस तरह से मुलाकातें होती रही, और जब इनका दिल चाहा इन्होंने मीडिया को बुलाकर गुफ्तगू की, इसके अलावा हमने इनकी सियासत में किसी किस्म की रेलेवेंस नहीं देखी। आपके पास मौका था ना, आप पाकिस्तान से बाहर 5 साल रहे यार, आप दुनिया हिला देते, लोगों से बात करते, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करते, मीडिया को इंटरव्यू देते, एंगेज करते। अगर इनके मुकाबले में इमरान खान 5 बरस बरतानिया रहते तो यकीनन उन्होंने पूरी दुनिया को पाकिस्तान के हक़ में बयानात देने और पाकिस्तान का जो जितने भी मसाइल हैं उसे कैसे हल किया जा सकता है पाकिस्तान के तनाज़ुर में, आप उन्हें एंगेज कर सकते थे। इमरान खान यकीनन ये काम करते, लेकिन बाऊजी शायद ये काम नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेट है कि बाऊजी के बारे में खबरें हैं कि जी मुलाकातें करेंगे। ठीक है, वर्कर्स का आपका यहाँ पे कुछ मखसूस लोग हैं, वो लोग बुला लेते हैं, बैठ जाते हैं और आप उनसे खिताब करेंगे और कहा जाएगा कि एक बड़ा आलीशान कन्वेंशन हमने इसका इनेकाद किया। इसके अलावा नून लीग की सर कोई हैसियत नहीं है, और नवाज शरीफ बिल्कुल पार्टी के मामलात और पाकिस्तान की सियासत में इररेलेवेंट अब एक शख्सियत बन चुके हैं। इन खबरों के ज़रिए उन्हें ज़िंदा रखा जाता है सियासी तौर पर, और इसके अलावा इस खबर को लगाने का कोई मकसद नहीं है। 5 साल आप उठाकर देख लें कितनी मुलाकातें नवाज शरीफ की किस सरबराह मुमलिकत से हुई। नवाज शरीफ पाकिस्तान का 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म था ना, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है बरतानिया की मुलाकात कर लेते, लेकिन हमें जो खबरें सुनने को मिली कि इनका वीज़ा एक्सटेंड होगा नहीं होगा, इनको मुल्क से निकाल दिया जाएगा, इन्होंने अपील कर दी, इस किस्म की खबरें यहाँ पर रिपोर्ट होती रही। अगर आप 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म हो और आपका वाकई कोई इंटरनेशनल करिश्मा हो, सिग्निफिकेंस हो, तो कम से कम यहाँ पर किसी आप एमपी से मिल लेते, किसी रुकने पार्लियामेंट से आपकी मुलाकात होती, वो भी नहीं हुई। तो नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बातें जो है अब आपको खबरों में मिलेंगी कि वो आ रहे हैं और आकर वो छा जाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, हमने 5 वर्षों में नवाज शरीफ को यहाँ पर जिन हालात में देखा, वो अब तारीख का हिस्सा है, और ऐसी तारीख जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। व्यूअर्स, आपको जहाँ नवाज शरीफ साहब आने की बात कर रहे हैं, वहीं पे मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी एक उनकी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, और पाकिस्तान की आवाम को एक नया ख्वाब दिखाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वालों ने खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। पीटीआई में ऐसे ऐसे अफराद भी हैं जिनको उनके घर वाले भी वोट नहीं देते। पीटीआई में जितने लोग थे उतने ही उनके टुकड़े हो चुके हैं। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके घर वाले भी वोट नहीं देते। तो फिर क्या साबित हुआ कि इमरान खान ने जिसे कहा, आवाम को बताया कि ये मेरा सिपाही है, इसे वोट दो, उसे वोट पड़ा। तो ख्वाजा साहब क्या ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान अगर कहेगा कि खंबे को भी वोट दो, तो वो खंबे को भी पाकिस्तान की आवाम वोट देगी? असल में ये वोट इमरान खान का था, ये किसी का वोट नहीं है। आप सलमान अकम राजा को उठाकर देखें, आप लतीफ़ खोसा को उठाकर देखें, और इसमें ऐसी ऐसी मिसालें हैं जिन्हें पाकिस्तान की आवाम जानती भी नहीं है। लोगों ने, अगर कोई इमरान खान के नाम पर मैदान में उतरा और उस टिकट पर उसने इलेक्शन लड़ा, उसे वोट दिया गया। तो ख्वाजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे आपको ऐसे अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिलेंगे जिन्हें उनके घर वालों ने भी वोट नहीं दिया, लेकिन उन्हें वोट इमरान खान के नाम पर पड़ा। तो ये सर फ़र्क है, आपके लीडर में आपको बयानात देने पड़ते हैं उसे सियासी तौर पर ज़िंदा रखने के लिए, और दूसरी तरफ इमरान खान है जिसे बयानात की ज़रूरत नहीं है, नौजवान खुद ही निकल पड़े हैं अपनी क़यादत के ख़िलाफ़, इस वक्त वो बयानात दे रहे हैं। ये शऊर जिस पार्टी की बुनियाद हो ना, उसे आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते, और हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में सब कुछ देख लिया है। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, और हमारा जो दूसरा चैनल है इरफान हाशमी टॉक्स, उसे ज़रूर जाकर लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें जी। पहला हमारा टारगेट है कि हमने 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, और इंशाल्लाह ये मैं आपको अभी जो लेटेस्ट इसकी सिचुएशन है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब तक जी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह जी 100 के करीब हो गए हैं एक वीडियो के ऊपर ही, तो इसको बढ़ाएं, और इंशाल्लाह 900 के करीब और सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए। मैंने कभी भी इस तरह से किसी भी
لیول پر آپ دوستوں سے مخاطب نہیں ہوا، لیکن کیونکہ یہ ایک نیک کاز کا معاملہ ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ سے اسی طرح مخاطب ہوں گے۔ ویورز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہماری اسی ویڈیو پر جو واچ ٹائم ہے وہ پورا ہو جائے اور اس سے جو ریونیو جنریٹ ہو پھر وہ ہم پاکستان میں اسے خرچ کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے